तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स पिछले क्लास में एटॉमिक फिजिक्स पे कुछ सवाल कर लिए थे, एटॉमिक फिजिक्स का सारा बात कर लिए थे। न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम लोग कुछ बातें चर्चा करें। उसमें पहला चीज है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। पहला टॉपिक क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किस रेंज में होता है न्यूक्लियस का रेडियस? फर्मी रेंज में। एटम का साइज एंगस्ट्रॉम में होता है और न्यूक्लियस का साइज फर्मी रेंज में होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसकी संख्या फिक्स्ड है कि वेरिएबल? किसी एक एटम के लिए फिक्स है, बाकी सबका न्यूक्लियस एक ही साइज का होना चाहिए कि अलग अलग साइज का होना चाहिए? अलग अलग साइज का होना चाहिए। क्यों अलग अलग साइज का होना चाहिए? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब में अलग अलग होता है, इसलिए रेडियस कोई फिक्स नहीं होगा, वेरिएबल होगा। तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो होता है r0 इंटू a का पावर 1/3। r0 इंटू a का पावर 1/3। इसमें r क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। r क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। r0 एक कांस्टेंट है और ये होता है 1.1 फर्मी। कितना होता है? मतलब 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। इसको r0 कहते हैं। और a क्या है? a है मास नंबर। a क्या है? मास नंबर। कितना होता है मास नंबर बताइए? किसको बोलते हैं मास नंबर? बेटी किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ, मुंह ताक रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूक्लियस में यही दो रहता है, इसको मास नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी का निकालना चाहते हैं रेडियस, किसका निकालने का मन कर रहा है आप लोग का बताइए? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का निकालिए। तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1। तो 1 रख दीजिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा? r0 इंटू 1 का पावर 1/3। क्यूब 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट तो उतना ही होगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा? r0 के बराबर। ठीक। अब देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो लोग बंद नहीं किए थे ना, श्लोक छू गया। देखो तुम्हारा ही काम था ना बंद करना, इसको स्लो हो गया था। तो रेडियस का ये फार्मूला होता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पूछे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पूछे, न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? r0 क्यूब इंटू a क्यूब, सॉरी a क्यूब नहीं, a, r0 क्यूब इंटू a। ये बताओ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आए न्यूक्लियस का सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि a क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। रेडियस भी सब एटम का अलग अलग होगा, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस भी सबका अलग अलग होगा, वॉल्यूम भी सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पूछूं, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना लिखेंगे तो उसका एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर जितना है उतना ही ना एटॉमिक मास होता है। खाली मास नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। और जब एटॉमिक मास लिखते हैं तो उसका यूनिट क्या हो जाता है? AMU। तो मास क्या लिखेंगे? A जो भी एटॉमिक मास नंबर है इनटू AMU। बोला जी, अरे हीलियम का मास नंबर 4 होता है और मास कितना होता है? 4 AMU। नहीं, ऐसे ना मास नंबर और मास में यही ना फर्क है। तो AMU। और वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। अब वो क्या लगता है, ये a कटेगा कि नहीं कटेगा? सेम ही ना, a है, कट गया।
AMU मतलब 1.6 into 10 to the power, AMU कितना होता है? इससे बोल लो तुम लोग भी, बोलो ना, थोड़ा भूख लग गया क्या? एक AMU कितने के बराबर होता है? नहीं याद है? एक AMU होता है रे यार, एक एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यूनिट 5 मास कहते हैं, कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। कहाँ हो रहा है? सुबह से हो रहा है आज? 27 kg, 10 to the power minus 27 kg by 4/3 pi r naught cube। r naught का वैल्यू पता है? 1.1 का क्यूब इंटू 10 का पावर माइनस 45, है ना? इसको देखो सॉल्व करके बता रहे कितना होगा। ये 10 का पावर माइनस 45 ऊपर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, तो 10 का पावर माइनस 27 प्लस 45 कितना होगा? 18। 10 का पावर 18 आएगा इसमें, और इधर सब करोगे तो देखो ये 1.6 है, तो भी तो 1.1 के आसपास ही कुछ आएगा, 1.3 के आसपास आएगा। 1.1 इंटू 1.1 1.21 होता है, 121 होता है ना, तो और मल्टीप्लाई करो तो 1.3 के आसपास आएगा, 1331। तो 1.3 से कटेगा तो लगभग एक 1.2 बचेगा यहाँ, है ना? 1.2, ये 3 और पाई लगभग कट गया। 1.2 by 4 0.3, 0.3 के आसपास। तो अगर पॉइंट इसको दे दे तो 3 इंटू 10 का पावर 17 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? 2.9 इंटू 10 का पावर 17, मतलब ये 0.29, ये हो गया 2.9 इंटू 10 का पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब ये बताओ कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो वेरिएबल होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो वेरिएबल नहीं होता। किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है ये सेम होगा, ठीक? ये पहला बात हम लोग को न्यूक्लियर फिजिक्स में जानना था। तो ये इसको पहले पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। लिखिए पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, the size of nucleus in terms of radius and volume is different for different atoms, and is directly proportional to, and radius is directly proportional to 1/3 power of, directly proportional to 1/3 power of 1/3 power of mass number, whereas volume is directly proportional to the mass number। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? a का पावर 1/3, और वॉल्यूम a के, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ब्रैकेट में a, फुल स्टॉप, पैच चेंज करके। however the nuclear density is same for each atom, and it is highly dense, कितना डेंसिटी देखो, 10 का पावर 17 के ऑर्डर में, कितना हाई डेंसिटी है, एंड इट इज हाईली डेंस्ड, बहुत हाई डेंसिटी है। अगर पानी से कंपेयर करें तो 10 का पावर 2.9 टू 10 का पावर 17 टाइम्स हेवियर, पानी का 1 होता है, सॉरी 1 नहीं, 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होता है, तो 2.9 इंटू 10 का पावर 14 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। कितना हाई डेंसिटी सोचे न्यूक्लियस का। ये लिख लीजिए, इसके बाद जल्दी से लिखिए पॉइंट। अब जरा बात करते हैं हम लोग, 3 टर्म होता है, एक होता है आइसोबास,
अरे यार इतना खराब क्यों कर रहा है? आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स सुने ही होंगे आप लोग। हम बस एक बार याद दिला देते हैं। आइसोबार्स किसको बोलते हैं? तो आइसोबार्स क्या होते हैं? वैसे एलिमेंट्स, वैसे एटम्स जो दो अलग अलग एलिमेंट के होते हैं। दो अलग अलग एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। उनका मास नंबर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर पे कि एटॉमिक नंबर पे? तो आइसोबार्स का रेडियस का साइज सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग अलग सेम होगा ना, मास नंबर सेम ना होता है आइसोबार्स का। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो लिखिए आइसोबार्स आर atoms of different elements, atoms of different element having different atomic number, but same mass number, full stop. Hence comma, they have same nuclear radius and volume, and hence they have same nuclear radius and volume. इसी तरह आइसोटोन्स और आइसोटोप्स के लिए सोचिए। आइसोटोन्स इसको बोलते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके पास, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इनका क्या होगा? इनके साथ क्या होगा? सेम न्यूक्लियर साइज होगा कि अलग अलग होगा? क्यों? मास नंबर जरूरी थोड़ी है कि सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी तो हो सकता है। बोलो, सेम मास नंबर भी हो सकता है और तो इनके लिए हम लोग श्योर नहीं होते। आइसोटोन्स के लिए हम लोग श्योर जनरली अलग अलग होता है, लेकिन श्योर एग्जैक्टली नहीं कह सकते, कहीं का एक्सेप्शंस हो सकता है। तो आइसोटोन्स के लिए हम लोग श्योर नहीं होते, लेकिन आइसोटोप्स के लिए बात करें तो आइसोटोप्स इनको बोलते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर अलग अलग है। तो इनका पक्का श्योर होंगे, मास नंबर अलग अलग है तो रेडियस का साइज भी। तो नेक्स्ट लिखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ same element having same atomic number but different mass number, having same atomic number but different mass number, full stop. Hence they have different nuclear radius and volume, या nuclear size भी लिख सकते हैं। Hence they have different nuclear radius and volume. Hence they have different nuclear radius and volume. अच्छा, साइज अगर कभी पूछे तो साइज का लेना देना रेडियस से सोचेंगे कि वॉल्यूम से? हाँ, ये एक दिक्कत है, साइज का लेना देना वॉल्यूम से होता है। जैसे अगर हम पूछे कि साइज ऑफ, सब नतीसा बहुत मारेंगे तुमको, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना कि अगली क्लास से पहले बंद करने का, इतना देर से ऑन है। साइज ऑफ न्यूक्लियस
डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एटम का रेशियो किस ऑर्डर में होगा, अगर ये पूछता है तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस का मतलब, और साइज ऑफ एटम का मतलब, तो न्यूक्लियस का साइज फर्मी रेंज में होता है, रेंज हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 फर्मी का क्यूब कहेंगे, और वॉल्यूम का एटम का रेडियस एंगस्ट्रॉम रेंज में होता है। तो फर्मी का क्यूब करोगे 10⁻⁻15 का क्यूब कितना, 10⁻⁻45, और एंगस्ट्रॉम का -30 कितना होगा, 10⁻⁻15। यहां गलती कर देता बच्चा, 10⁻⁻5 मार के आता है। साइज का मतलब किससे होता है, वॉल्यूम से, ध्यान रखना। और आइसोटोप्स का न्यूक्लियस सेम साइज का होता है, अलग अलग साइज का, आइसोटोप्स का अलग अलग, अभी तो लिखे है, आइसोबार्स का और आइसोटोन्स का नहीं कह सकते, श्योर नहीं है, लिखो जल्दी से। हो गया, अगला कुछ पॉइंट लिखते हैं हम लोग। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम लोग के लिए तो थ्योरी के समान है। न्यूक्लियर फोर्स जेई मेंस एडवांस नीट के लिए तो थ्योरी के समान है, क्योंकि इससे बेस कोई पॉइंट से सवाल पूछ देगा, लेकिन बोर्ड के लिए ये लिखने आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने आता है न्यूक्लियर फोर्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है समझते हैं हम लोग। आपको ये पता चल गया कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, और उसके अंदर कौन रहता है, न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर तो न्यूट्रल चार्ज है, लेकिन प्रोटॉन तो आपस में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, पक्का, और बहुत हैवी रिपल्सन होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रिपल्सन, k q1 q2 बार स्क्वायर, कूलम्ब्स रिपल्सन, तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। जब इतना ज्यादा रिपल्सन है तो फिर वो कैसे वहां पे रह पा रहे हैं, तो उनको बाइंड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को छोटे से कॉम्पैक्ट से स्पेस में बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स। समझ रहे मेरी बात, लिखिए पहला पॉइंट में लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स responsible for binding the nucleons in the compact space of nucleus. Second point, it is attractive in nature. ये किस नेचर का होता है, थर्ड, it is charge independent. ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, it is charge, that is it acts between proton, comma proton neutron
and neutron and neutron चाहे प्रोटॉन हो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन हो वो भी अट्रैक्ट करते हैं, उनपे कोई चार्ज नहीं फिर भी अट्रैक्ट करते हैं। इनफैक्ट प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। प्रोटॉन पर तो चार्ज है, न्यूट्रॉन पर लेकिन फिर भी वो लोग अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स and decreases more rapidly in comparison to electrostatic or gravitational force, in comparison to electrostatic or gravitational force with distance डिस्टेंस के साथ तो सारा फोर्स घटता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी घटता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटता है, और आपको पता है कि वो सारे फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो है आर के किसी पावर पे डिपेंड करता है जो कि 2 से ज्यादा होता है, पता नहीं होता है हम लोग को। आगे चल के हालांकि हायर लेवल पे हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला बनाते हैं न्यूक्लियर फोर्स का, लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आईआईटी के लिए भी जरूरी नहीं। तो इसका फोर्स, इसका जो आर पे डिपेंडेंसी है वो 2 से ज्यादा होता है और इस वजह से बहुत रैपिडली घटता है। ये बहुत शॉर्ट रेंज में ही काम करता है, फर्मी रेंज में, न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है, उसके बाहर वो घट जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है वो लिखना है कि न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन पर डिपेंड करता है, स्पिन पर, स्पिन समझते ना, घूमना। तो न्यूक्लियॉन्स आपस में घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन भी घूम रहा होता है, न्यूट्रॉन भी घूम रहा होता है, फुल स्टॉप। न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन्स, न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन्स, nucleons having parallel spins are more strongly bound to each other, are more strongly bound to each other, are more strongly bound to each other than 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 those with anti-parallel spins, and those with anti-parallel spins। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स एक बहुत ही शोध का विषय है और इस पर अभी रिसेंट में ही बहुत खोज चल रहा है ना, ये बहुत रिसेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप लोग में से जो लोग कहते हैं ना कि सब लोग तो साइंटिस्ट शोध करके चला गया, हम क्या करें, तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। न्यूक्लियर फिजिक्स एक ऐसा विषय इस पर अभी भी बहुत सा शोध चल रहा है और ये जो पॉइंट लिखे वो अभी रिसेंट शोध का नतीजा है। ये वाला जो पॉइंट लिखे हम लोग, ये जनरली बहुत सारे बुक्स में भी नहीं मिलता है क्योंकि ये रिसेंट बात है, ठीक है। ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे आप। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसके वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। क्या बोलते हैं, या कहीं कहीं उसको बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे उस बारे में, भी शॉर्ट में लिख लीजिए छठा पॉइंट में। द एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, द एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स is called nuclear binding energy, is called nuclear binding energy। is called nuclear binding energy, ठीक है। अब देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स है ये क्यों होता है, कैसे जनरेट होता है, इसके लिए एक थ्योरी है, इसको बोलते हैं युकावा थ्योरी। क्या बोलते हैं, युकावा थ्योरी। जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, उन्होंने दिया था, इसको मेजन्स थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए युकावा थ्योरी और मेजन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। युकावा
युकावा थ्योरी और मेसन्स थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। पहले दो पॉइंट लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कॉमा, अ न्यूक्लियन, कोई भी न्यूक्लियन, मान लो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो ये एक न्यूक्लियन है, ठीक है, ये क्या है, एक न्यूक्लियन है। अ न्यूक्लियन इज अ कोर, न्यूक्लियन इज अ कोर surrounded by cloud of mesons, स्पेलिंग ये रखा हो, MESONS, which may be charged or neutral, ये पहला पॉइंट था इसमें। तो कोई भी न्यूक्लियन की बात करें, मान लेते हैं प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, तो ये उसका कोर है, ये उसका क्या है, ये न्यूक्लियन का कोर है, और इसके सराउंडिंग में इस तरह से एक क्लाउड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसन क्लाउड। क्या बोलते हैं, और ये मेसन क्लाउड क्या हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, चार्ज और अनचार्ज, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मेसन क्लाउड है ये फिक्स नहीं होता, ये मेसन क्लाउड ये इंटरचेंज हो सकता है बगल वाले दूसरे न्यूक्लियन के मेसन क्लाउड के साथ, और इसी वजह से न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है, जैसे इस बात को समझें, इसको बोलते हैं हम लोग डॉग बोन एनालॉजी, कुत्ता और हड्डी का एनालॉजी जैसे होता है। इमेजिन करिए एक हड्डी है, एक क्या है, हड्डी है, और इधर से एक डॉग है जिसने अपने दांत से इसको दबाया हुआ है, और इधर दूसरा डॉग, दोनों चाह रहा है कि हड्डी में रहो, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों डॉग तो एक दूसरे का दुश्मन है ना, ऐसे ही प्रोटॉन है, मान लीजिए दोनों दुश्मन है। दिक्कत तो आपको प्रोटॉन से ही है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से दिक्कत है नहीं कि अट्रैक्ट काय कर ले रहा है, न्यूट्रॉन से भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, अट्रैक्ट कर दिया। दिक्कत आपको प्रोटॉन से कि भाई इस चार्ज की वजह से तो रिपेल कर रहा है सर, ये न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कैसे कर ले रहा है, ये समझा दीजिएगा, यही पे दिक्कत है ना। तो आप समझिए प्रोटॉन दो प्रोटॉन दो कुत्ते के समान है, और ये जो मेसन्स है ये इस हड्डी के समान है जो दोनों डॉग अपने से पकड़ के रखा हुआ है। अब जैसे ये बोन टूट जाए तो ये दोनों कुत्ते भी अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों इसको खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये दोनों कुत्ते भी एक दूसरे से बाउंडेड हो गए, ये बोन उनको क्या कर दिया है, बाउंड करके रखा है। यही न्यूक्लियर फोर्स है, उसके लिए मेसन्स रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए। और यही कौन कहता है, युकावा थ्योरी और मेसन थ्योरी, समझ गए कि न्यूक्लियर फोर्स क्यों रिस्पॉन्सिबल है, कहां से आता है, तो मेसन्स के वजह से आता है, मेसन्स के इंटरचेंज की वजह से आता है। तो उसके नीचे वाला डायग्राम बना दो, उसके नीचे डायग्राम बना लो। हाँ लिखो, एक छोटा सा डायग्राम तो है बस। सेकंड पॉइंट लिखिए, द mesons constantly get exchanged back and forth मतलब एक दूसरे से back and forth between two neighboring nucleons। तो मेसन्स का क्या होते रहता है,
एक्सचेंज होता रहता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच, टू नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स, full stop. In this process the two nucleons remained bound to each other. In this process the two nucleons remained bound to each other. In this process the two nucleons remain bound to each other. ठीक है, नेक्स्ट करके नेक्स्ट पॉइंट. The above interaction can be explained with dog bone analogy. With dog bone analogy. साइंटिस्ट का नाम नहीं है, कुत्ता और हड्डी के एनालॉजी से समझा जा सकता है, लिखा हुआ है. The above interaction can be explained with dog bone analogy. पहली बार में बहुत लोग पूछने आते हैं कि डॉग बोन एनालॉजी क्या होता है ना. फुल स्टॉप. उसी में आगे लिख लीजिए, लिखवा दो कि ये समझ गए डॉग बोन एनालॉजी, बुला जाएगा लेकिन बाद में आप लोग लिख लो, एक लाइन लिख लो. According to this analogy, comma, nucleons can be considered as two dogs having a common bone. Nucleons can be considered as two dogs having a common bone between their teeth, held firmly between their teeth. teeth नहीं, teeth ही होगा ना, टूट का teeth होता है. हाँ, between their teeth, बस between their teeth, held firmly. टूट का तो teeth होता है. Full stop. Each one of these dogs wants to take the bone, and hence they cannot be separated easily. Full stop. They seem to be bound to each other. With a strong attractive force. They seem to be bound to each other with a strong attractive force. Though the dogs themselves are strong enemies. Though the dogs themselves are strong enemies. Though, T-H-O-U-G-H, मतलब यद्यपि, though the dogs themselves are strong enemies. Dog का स्पेलिंग क्या होता है? Though the dogs themselves are strong enemies. Full stop. The Masons play the same role. The Masons play the same role of common bone in between. The Masons play the same role of common bone in between two nucleons. The Masons play the same role of common bone in between two nucleons. क्लियर है? युकावा थ्योरी समझ गए आप लोग? अब इसमें तीन तरह का इंटरेक्शन हो सकता है. तीनों इंटरेक्शन इस थ्योरी का समझ लेते हैं. पहला, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन.
प्रोटोन प्रोटोन इंटरेक्शन। अभी बताओ ये जो प्रोटोन है ये चार्ज होता है कि अनचार्ज होता है? तो एक प्रोटोन है ये भी चार्ज है, दूसरा प्रोटोन है ये भी चार्ज है, दोनों का कोर है और उसके चारों ओर मेजन्स है। इनके बीच जब अट्रैक्शन होगा तो मान लो एक प्रोटोन है P और वो एक मेजन को, अपना मेजन क्लाउड को रिमूव कर दिया, चलो उसका मेजन क्लाउड चला गया, तो वो प्रोटोन अब P1 बन गया। प्रोटोन में थोड़ा सा बदलाव आ गया क्योंकि अब उसका मेजन नहीं रहा, और जो इससे मेजन निकलता है उसको पाई नॉट कहते हैं। कोई चार्ज लेके नहीं निकला, सिर्फ पाई नॉट निकल गया, पाई जीरो चार्ज, न्यूट्रल मेजन निकला। ठीक, बगल में एक प्रोटोन था P2 नामक, बगल में एक प्रोटोन कौन सा था? उसने क्या किया, इस मेजन को एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया? P3 बना दिया। इस तरह से ये इंटरेक्शन चलता है। समझ गए? बात समझ में आया मेरे? एक प्रोटोन था, उसके पास मेजन क्लाउड था यहाँ पे, वो मेजन क्लाउड दूसरे को दे दिया, तब ये बिना मेजन क्लाउड के घूम रहा है। उसके पास पहले नहीं था, वो P2 नामक था, वो ले लिया और नया बन गया P3, है ना? इस तरह तीसरे के साथ एंड सो ऑन करते हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन भी अनचार्ज होता है और दूसरा न्यूट्रॉन भी अनचार्ज होता है। तो मान लो ये N एक न्यूट्रॉन है, ये अपना मेजन दे दिया, पाई नॉट मेजन, तो N1 बन गया, और एक दूसरा न्यूक्लियस N2 ये पाई नॉट मेजन ले लिया, क्या बन गया? N2। लेकिन जब किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इंटरेक्शन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन, तो इसमें क्या होगा? एक प्रोटॉन है, इसके पास प्लस चार्ज है, और ये किसमें बदलेगा? मतलब बदलेगा नहीं, ये प्रोटॉन अपना मेजन दे देगा, वो मेजन होगा पाई प्लस, ऐसा मेजन होगा, और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? न्यूट्रॉन में। हाँ, और ये पाई प्लस कौन ले लेगा? एक दूसरा न्यूट्रॉन ले लेगा N2, और क्या बन जाएगा? प्रोटॉन P1। ऐसा, इसको पाई प्लस मेजन कहते हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा है कि एक न्यूट्रॉन है, वो अपना मेजन क्लाउड दे दिया, ठीक है, तो बन गया प्रोटॉन P प्लस, और पाई माइनस मेजन देगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल था ना। न्यूट्रॉन क्या था? चार्ज न्यूट्रल है ना, लेफ्ट साइड में चार्ज देखो न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और पाई माइनस चार्ज। और कोई प्रोटॉन जो P प्लस था, P2 प्लस, वो इस पाई माइनस को लेकर के क्या बन गया? न्यूट्रॉन बन गया। यहाँ P1, P को आप P1 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, नाम अलग अलग होना चाहिए खाली। ये P2 का दो, समझ रहे हैं? तो कितने तरह के मेजन्स होते हैं? तीन तरह का, चार नहीं हुआ। एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक, तो हम लोग लिखे थे ना पहला पॉइंट में कि जो मेजन क्लाउड होता है वो क्या हो सकता है? चार्ज भी हो सकता है। और आगे चल के हम लोग जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, वहां बीटा डीके में एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो थ्योरी। तो एक चीज अभी आपको मिल रहा है मेजन क्लाउड, मेजन, और आगे मिलेगा न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। मेजन्स चार्ज्ड होते हैं, मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें चार्ज भी हो सकता है। मेजन्स मे हैव चार्ज, लेकिन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में चार्ज नहीं होता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे चल के पूछा जाएगा, वहां पे हम लिखवा भी देंगे, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भी गया। तो आज इतना ही रखते हैं इस इंट्रोडक्शन के साथ, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।